अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने लिवर का रोल पढ़ा था। डाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बाइल की सिक्रीशन है। बाइल लिपिड्स को इमल्सिफाई करता है, जिसकी वजह से लिपिड्स को ब्रेक करना बाय एंजाइम ज़्यादा आसान हो जाता है। इस सारे प्रोसेस को हमने बहुत डिटेल के साथ लास्ट टाइम समझा था। खैर, आज हमने बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिवर के देखने हैं डाइजेशन के अलावा भी, जिसमें इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है डीअमाइनेशन। डी यानी कि रिमूव करना, अमाइनेशन कहते हैं अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना। इस प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी रिलीज़ होती है। ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है। आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाती हैं। तो अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, ये इसका अमाइनो ग्रुप है। अगर ये इस पूरे अमाइनो एसिड में से रिमूव हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमाइनेशन। तो इस प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी भी रिलीज़ होती है और ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है लिवर परफॉर्म। जब अमाइनो एसिड्स ब्रेक होते हैं ना, तो उसके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसे हम अमोनिया कहते हैं। बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो लिवर इसको कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक फॉर्म, जिसे हम यूरिया कहते हैं। यानी कि ये टॉक्सिक तो है यूरिया, लेकिन कम टॉक्सिक है, कम खतरनाक है अमोनिया से। यूरिया को बॉडी यूरिन के ज़रिए रिमूव भी कर देती है। जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनकी एज पूरी हो चुकी है, उनको डिस्ट्रॉय करता है लिवर। इसके अलावा ब्लड को क्लॉट करवाने वाली प्रोटीन, खून को जमाने वाली जो प्रोटीन है, जिसे हम फिब्रिनोजेन कहते हैं, उस प्रोटीन को तैयार करता है लिवर। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी में, उसको कन्वर्ट हो करता है ग्लाइकोजन में। जैसे प्लांट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, सेम इसी तरह हमारी बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में कन्वर्ट करती है। ग्लाइकोजन को हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं करती, यानी कि इस्तेमाल से मुराद ये है कि सेल्स हमारे ग्लाइकोजन को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करते डायरेक्ट। ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज की। तो जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन को दोबारा से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये काम लिवर करेगा। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं, उसको लिपिड्स में भी कन्वर्ट किया जाता है। आपको पता है कि हम अपनी डाइट से प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, लिपिड्स भी ले रहे हैं। लेकिन हमारा लिवर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को लिपिड्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। और इसके अलावा लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड की एक किस्म है, जो कि आपको पता है कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन की तैयारी के लिए भी यूज़ होता है। हमारे जो सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसकी तैयारी के लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए। इसके अलावा हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना। और जैसे सर्दियां हैं, बाहर टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर फिर भी 37 ही रहता है, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस करेगा वो लीवर करेगा। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के आप पढ़ चुके हो डिटेल के साथ, इनको स्टोर करना। और ऐसे आयन जो मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन है, उनको स्टोर करना। यहाँ पे एक साइन फॉर्मेशन है, दैट इज अबाउट सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कोका कोला हो गई, सेवन अप हो गई। इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो गैस डाली जाती है उस ड्रिंक को फ्रेश रखने के लिए और बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये वाटर में हल होती है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये एसिड हमारी बॉडी में एसिड लेवल को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ वीक होती हैं। कैसे होती हैं? जैसे कि ना सिर्फ ये एसिड सिर्फ कार्बोनिक एसिड होता है, बल्कि जो कोका कोलाज होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, जो कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को डिस्टर्ब करती है, ख़राब करती है, उनके बैलेंस को, उनकी रेशो को। जो है बैलेंस उनका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में से कैल्शियम आउट होना शुरू हो जाता है और हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे ये कार्बोनिक एसिड है, जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होता है, ये हमारी बॉडी को जब एसिडिक करता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो भी ख़राब करता है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, उसके लेवल को मेंटेन किया जाता है। हमारे लंग्स जो है, जब हम एयर को बाहर निकालते हैं एक्सहेलेशन के दौरान, तो उसमें जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाती है। लेकिन जब अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा कोका कोला कंज्यूम करता है या सॉफ्ट कोई भी दूसरी कार्बोनेटेड ड्रिंक लेता है, तो उससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल ख़राब हो जाएगा, बैलेंस ख़राब होगा और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो कोका कोलाज़ हैं, उनके अंदर कैफ़ीन होता है, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है।
क्योंकि ये एसिड होता है ना, एसिड बॉडी में ज़्यादा करता है, तो एसिड ज़्यादा होने की वजह से स्टमक की जो दीवारें हैं, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से स्टमक में सुराख वगैरह भी हो जाते हैं, अल्सर वगैरह भी होते हैं, तो जो इन्हें ज़्यादा लेते हैं, उनमें फिर और भी बहुत से नुकसानात होते हैं। हमने पढ़ने हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो खुराक की नाली है, उससे मुतल्लिका बीमारियाँ, जिसमें सबसे पहले है डायरिया, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो लूज़ मोशन भी कह सकते हैं। अच्छा, डायरिया की क्या वजह है, इसको समझने के लिए आपको ज़रा पिछला रिवाइज़ करना होगा। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं ना, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कॉलन। सीकम है, यहाँ तक सीकम के अलावा ये पार्ट कॉलन कहलाता है। इसका काम है कि इसने जो हमारी खुराक में वाटर था ना, उसको ब्लड में भेजना है। और इसके अलावा जो बाकी यहाँ पे बच जाएगा इस कॉलन के अंदर, वो वेस्ट मटीरियल जिसे हम फीसिस कहते हैं, वो बॉडी में इनस के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो अगर जो ये कॉलन है, ये जो पार्ट है, इसमें अगर वाटर ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो जो बाउल होगा, यानी कि जो फीसिस है, जो वेस्ट मटीरियल है, उसमें वाटर का लेवल अगर बहुत ज़्यादा होगा, तो वो बाउल जो है वो लूज़ कहलाएगा, ठीक है? और जिसकी वजह से उसका बॉडी से पास आउट होना बहुत आसान हो जाएगा। तो डायरिया में ऐसा होता क्यों है कि ये जो कॉलन है ना, इसमें वाटर बहुत ज़्यादा रह जाता है। यानी कि ब्लड में पानी सही से नहीं जाता, पानी जज़ब नहीं होता। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? अगर तो जो सफ़रर है, सफ़रर से मुराद कि जो डायरिया का शिकार है, अगर वो पानी जो पी रहा था ना, वो साफ़ नहीं है, यानी कि साफ़ नहीं है, यानी उस वाटर में बैक्टीरिया था, वायरस है, या आलूदा पानी था, तो डेफ़िनेटली वो जो वायरस और बैक्टीरिया है, वो इन्फेक्शन कॉज़ कर देगा लार्ज इंटेस्टाइन का। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो ये कॉलन है ना, अगर वायरस और बैक्टीरिया ने इस पर आकर अटैक कर दिया है, तो ये कॉलन सही से अपना काम ही नहीं कर पाएगा। तो काम इसका क्या है कि इसने पानी को ब्लड में भेजना था, लेकिन अब जब वायरस और बैक्टीरिया ने इस पे अटैक कर दिया है, तो ये अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, यानी कि ये सही से पानी को ब्लड में नहीं भेज पाएगा, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ज़्यादा कॉलन के अंदर रह जाएगा। और आपको पता है कि कॉलन में जो भी मटीरियल है, उसने बॉडी से बाहर जाना है, ठीक है ना? तो अगर कॉलन में पानी ज़्यादा होगा, तो जो वेस्ट मटीरियल यानी कि जो फीसिस है, वो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लूज़ हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में जो बॉडी है, उसको बॉडी से बाहर जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि फ्रीक्वेंट बार-बार होगा, मुसलसल होगा, तो इस कंडीशन को हम डायरिया का नाम क देते हैं, ठीक है? तो आपको समझ आ गई होगी कि इसकी वजह वायरसेस, बैक्टीरिया, या पानी अगर हम साफ़ पानी अवेलेबल नहीं होगा बॉडी को, तो ऐसी सूरत में डायरिया हो सकता है, ठीक है? तो इसका हल क्या है? हल यही है कि एक तो साफ़ पानी पिया जाए, और पानी और जो फूड है, अच्छा, अगर एक इंसान है वो पहले से ही मेल नूरिश से मुराद के उसको ग़िज़ा से मुतल्लक़ मसले मसाइल हैं, तो अगर ऐसा पर्सन उसको डायरिया हो जाता है, तो उसको पहले ही बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है? डायरिया से क्या होता है कि डायरिया, अब जो वाटर है, वाटर में कुछ जब वाटर ब्लड में जाता है, तो वाटर खाली वाटर थोड़ी ना होता है, उसमें हमारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, नमकियात होते हैं, तो वो भी ब्लड में जाते हैं, ठीक है? तो लेकिन अगर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो अपना सही से काम नहीं कर पाएगी, यानी कि कॉलन के अंदर वाटर रह जाएगा, तो उसमें वाटर में शामिल जो सोडियम है, क्लोरीन है, आपको पता है ये नमकियात न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना? तो ये न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी से बाहर जा रहे हैं, यानी कि डायरिया की सूरत में क्या होता है कि जो मरीज़ है, उसकी बॉडी से पानी के साथ-साथ नमकियात भी जा रहे हैं, ठीक है ना? इसीलिए जिसको फिर डायरिया होता है, उसको फिर जो है वो जो खिचड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें दी जाए, नमकीन चीज़ें, ताकि उसकी बॉडी में नमकियात की कमी ना हो जाए, ठीक है? तो अगर कोई पहले से ऑलरेडी उसको ग़िज़ा के से मुतल्लक़ मसले मसाइल हैं, वो वीक है पर्सन, तो अगर उसको डायरिया हो जाएगा, तो उसके लिए सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो जाएगी, ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी, ठीक है? अगर तो मरीज़ को इन्फेक्शन हुआ था बैक्टीरिया की वजह से, तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है? वायरसेस को एंटीबायोटिक्स ख़त्म नहीं करती, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ ख़त्म करती हैं बैक्टीरिया को। तो मरीज़ को एंटीबायोटिक्स दी जा सकती हैं, जो कि बॉडी में से जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म करेगी, जिसकी बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज़ कर रहा है, उसको ख़त्म करेगी, और जिसकी वजह से फिर डायरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एहतियात वगैरह में फिर यही होती है कि जब एहतियात या इसमें साफ़ पानी मरीज़ पिए, और उसमें साल्ट्स वगैरह, ज़रूरी साल्ट्स मिक्स हों, और डाइट न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए जाएँ,
ठीक है? सफाई-सुथराई का भी ख़्याल रखा जाए क्योंकि एक पर्सन अगर अनहाइजीनिक है यानी कि सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखता तो उसकी बॉडी में भी बैक्टीरिया और वायरसेस जो खतरनाक है वो जाते रहेंगे और उसकी वजह से भी उसे डायरिया हो सकता है। ठीक है? होप सो आपको डायरिया की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को कब्ज़ भी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक शख्स को सामना करना पड़ता है हार्ड फेसेस का जो कि उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है एलिमिनेट करना। अब जैसे डायरिया में था कि कॉलन ब्लड के अंदर पानी को सही से भेज नहीं पा रही, तो कॉन्स्टिपेशन इसका उलट है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो कॉलन है ना, इसमें से वाटर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। यानी कि जो फीसेज़ होती है आपको पता है उसमें वाटर भी ऐड होता है। तो जितना कॉलन में पानी होना चाहिए उतना पानी ना रहे, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी कॉलन से ब्लड में चला जाए। तो कम पानी बचेगा कॉलन के अंदर जिसकी वजह से जो फीसेज़ है जो फीसेज़ आपने अगर लास्ट लेक्चर्स पिछले सारे लिए होंगे तभी आपको इन कंडीशंस की अच्छे से समझ आ सकेगी। तो उसमें वाटर बहुत कम रह जाएगा जिसकी वजह से जो फीसेज़ है वो हार्ड हो जाएँगे और उसको एलिमिनेट करना बॉडी से डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब इसकी रीज़न क्या है कि अगर इसमें पानी जो है जैसे कॉलन से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अच्छा एक तो अभी जैसे अब्ज़ॉर्ब ज़्यादा हो जाए ये भी रीज़न हो सकती है। अब वो अब्ज़ॉर्ब ज़्यादा होना क्यों है? उसकी वजह है कि अगर बॉडी में पानी की कमी है, ठीक है? अगर एक इंसान पानी कम पी रहा है, तो डेफ़िनेटली ब्लड में पानी का पूरा होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बॉडी के पहले प्रेफ़रेंस देगी कि ब्लड में पानी पूरा हो। तो इसलिए कॉलन से पानी ज़्यादा जज़ब होगा ब्लड के अंदर, ठीक है? और जिसकी वजह से इसमें कम बच जाएगा एंड डेफ़िनेटली फिर कॉन्स्टिपेशन जो है कंडीशन आएगी। तो पानी एक रीज़न समझ आ गई होगी, पानी का कम पीना है। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स का इंटेक कम होना। डाइटरी फाइबर्स आप लास्ट टाइम पढ़ चुके थे कि डाइटरी फाइबर्स जो हैं, डाइटरी फाइबर्स हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, उनकी जो वॉल्स हैं, उनमें मूवमेंट करवाती है। जैसे जो सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स आपको पता है जैसे इसबगोल है वो पानी को अपने अंदर जज़ब पानी को सोक कर लेता है, जज़ब कर लेता है, जिसकी वज़ह से वो एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है और फिर फीसिस का फीसिस स्मूथली जो है ना वो जो इंटेस्टाइन्स है, नालियाँ हैं, उनमें से ईज़िली वो पास हो जाता है, उसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। या इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर्स आपने पढ़े थे कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वग़ैरह होती हैं, उनकी जो स्किन होती है उनमें जो फाइबर्स होते हैं जैसे इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स अगर आपने डाइटरी फाइबर्स वाला लेक्चर लिया हो, तो जो डाइटरी फाइबर्स उसमें होंगे वो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है जो इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाती है जिसकी वजह से फीसिस का मूव होना आगे की तरफ आसान हो जाता है। तो अगर जो डाइटरी फाइबर्स डाइट में कम है, वाटर का इंटेक बहुत कम है या फिर ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर कैल्शियम, आयरन और एल्यूमीनियम है, कोई पर्सन ऐसी मेडिसिन ज़्यादा लेता है। अच्छा ये जो मेडिसिन्स होती हैं ना, जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, ये इनका बॉडी में अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, जज़ब करवाने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी लेना चाहिए अगर कोई मेडिसिन्स ले रहा हो ना ऐसी मल्टीविटामिन्स ख़ास तौर पे, तो इनके लिए वाटर ज़्यादा चाहिए होता है इनको जज़ब करने के लिए। तो अगर कोई इंसान जो है वो ऐसी मेडिसिन्स का यूज़ करता है और पानी उतना नहीं पीता जितना पीना चाहिए तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या अगर रेक्टम या इनस में ट्यूमर हो जाए, ठीक है? इस पार्ट में अगर ट्यूमर हो जाए, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि अपनी डाइट का ख़्याल रखा जाए, डाइटरी फाइबर्स को इंक्लूड किया जाए, वाटर का इंटेक ज़्यादा किया जाए। मेडिसिन में अगर देखा जाए तो एक ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि जिनकी नेचर जो है वो ऑयली होती है, जिसकी वजह से ये नालियों को लुब्रिकेट कर देगी, मुलायम कर देगी जिसकी वजह से जो फीसिस है वो ईज़िली पास आउट हो जाएगा बॉडी से। इसके अलावा एक्सरसाइज़ की हैबिट फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि एक्सरसाइज़ से हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनकी वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होगी, मूवमेंट होगी जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ़ मिलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है अल्सर। अल्सर के लिए आसान एक जो लफ़्ज़ है, वो है मैदे में सुराख। हालाँकि अल्सर सिर्फ़ स्टमक में नहीं होता, स्टमक के जो आस-पास वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि इसोफ़िगस खुराक की नाली या स्टमक के बाद है डुओडेनम इसमें भी अल्सर हो सकता है। तो अल्सर सिर्फ़ स्टमक का नहीं, बल्कि स्टमक के अलावा डुओडेनम का और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी हो सकता है। अब अल्सर की वजह क्या है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, आपको पता है कि हमारा स्टमक एक जूस ख़ारिज करता है, जो कि खुराक में शामिल प्रोटीन
प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। अब उस जूस के अंदर शामिल होती हैं पेप्सिन और म्यूकस और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो म्यूकस है, म्यूकस का काम होता है कि इसने स्टमक की वॉल्स को कवर कर लेना है ताकि जो पेप्सिन है वो स्टमक की वॉल्स में शामिल प्रोटीन्स को तोड़ ना सके। अगर आपने स्टमक वाला लेक्चर लिया होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। तो पेप्सिन जो है वो स्टमक की दीवारों में शामिल प्रोटीन्स को तोड़ सकती है, जिसकी वजह से स्टमक की वॉल्स ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन म्यूकस क्या करता है, वो स्टमक की वॉल्स को कवर कर लेता है। लेकिन अगर हमारी जो गैस्ट्रिक जूस में HCl का लेवल, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर वो बहुत ज़्यादा इसका लेवल हो जाएगा ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा होने से जो म्यूकस है जो कि स्टमक की वॉल्स को कवर करती है वो अच्छे से कवर नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से स्टमक की वॉल्स पर पेप्सिन जो है वो आसानी से अटैक कर सकेगी और स्टमक की वॉल्स फिर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, जो गैस्ट्रिक जूस में एसिड का ज़्यादा हो जाना, यानी कि तेज़ाबियत का ज़्यादा हो जाना, अगर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई है, यानी कि HCl ज़्यादा हो गया। HCl के ज़्यादा होने से स्टमक की वॉल्स जो हैं वो छिलना शुरू हो जाती है, उसमें ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एसिड है ना, एसिड अगर किसी चीज़ पे पड़ता है तो वो क्या होता है, वो चीज़ वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है। तो इसी तरह एसिड जो है अगर स्टमक की वॉल्स को ब्रेक करना शुरू कर दे, या स्टमक, अच्छा ये एसिड डेफ़िनेटली जो जूस है वो यहाँ तक भी जा सकता है। तो अगर अच्छा वो यहाँ तक पीछे की तरफ क्यों जाएगा, उसकी एक रीज़न है, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन अगर वो जो जूस में जूस है वो इसोफिगस तरफ जाएगा तो इसोफिगस की जो दीवारें हैं वो भी, उसमें भी ज़ख्म होना शुरू हो जाएँगे। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में भी ज़ख्म होना शुरू हो जाएँगे। तो इससे हम टर्म, इस पूरे टर्म को हम तीनों के लिए हम एक टर्म अल्सर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अल्सर स्टमक तक है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि गैस्ट्रिक वर्ड रिलेटेड टू स्टमक के है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है, इस जूस के अंदर ये HCl का लेवल बढ़ता क्यों है। अब उसके बढ़ने की रीज़न है स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग से या जो चाय है या कॉफ़ी है उसके अंदर होता है कैफ़ीन, ये एसिड को बढ़ाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये हमारी स्टमक में HCl के लेवल को बढ़ा देती है, या स्पाइसी फूड्स के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि HCl के लेवल को बढ़ा देती है। तो इन तमाम सूरतों में, या कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो कि एसिड को बढ़ा देती हैं, या एक कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि स्टमक में HCl के लेवल को बढ़ा देती हैं। तो इन तमाम सूरतों की वजह से अगर HCl ज़्यादा होगा तो HCl के ज़्यादा होने से जो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ने से, और अगर एक पर्सन है उसको वो एसिडिटी का सामना बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक कर रहा है तो उसको फिर अल्सर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो अल्सर के मरीज़ है ना, उनको इसकी अलामतें क्या है? उनको पेट में जलन महसूस होगी, और ये जलन ज़्यादातर जब वो कुछ खाते हैं उसके बाद, क्योंकि आपको पता है जब कुछ खाते हैं तो स्टमक जूस खारिज करता है, और डेफ़िनेटली जूस में HCl होता है, और ऑलरेडी स्टमक की वॉल्स में ज़ख्म हो चुके हैं, और उस पर जब एसिड पड़ेगा तो वो एक जलने का एहसास, एक जलन सी होगी पेट में। इसके अलावा जो है ना, मुँह में सलाइवा बार-बार आएगा। हो सकता है ऐसे मरीज़ों को, अच्छा वॉमिटिंग्स भी बहुत हो सकती है, क्योंकि मैदा, जब अल्सर बहुत ज़्यादा हो जाए ना, सुराख जब स्टमक में हो जाते हैं, तो बॉडी को होता है कि स्टमक को होता है कि उसमें कोई खुराक आए ना, क्योंकि जब खुराक आएगी नहीं तो स्टमक में स्टमक गैस्ट्रिक जूस नहीं खारिज करेगा। जब गैस्ट्रिक जूस ही नहीं खारिज करेगा उसको हज़म करने के लिए, तो डेफ़िनेटली उसमें HCl नहीं होगा, HCl नहीं होगा तो स्टमक की दीवारें इरिटेट नहीं होंगी। तो स्टमक की कोशिश होती है कि उसमें खुराक आए ना, तो इसलिए अगर कोई खुराक आ रही है ना, तो स्टमक उसको बाज़-औक़ात बैक भेजेगी, ठीक है? तो जब वो बैक आएगी वॉमिट की सूरत में, या अगर बाज़-औक़ात स्टमक कोशिश करता भी है, चलो इंसान को ज़िंदा भी तो रखना है ना, तो खुराक अगर वो हज़म करना शुरू करता भी है, तो अगर वो जूस ज़्यादा इरिटेट करना शुरू कर दे स्टमक की वॉल्स को, वो दोबारा सारा कुछ बैक भेज देगा, जिसे हम वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। इसके अलावा मरीज़ को भूख लगना बंद हो जाएगी, एपेटाइट यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी की कोशिश होगी कि इसको भूख लगे ही ना, और ताकि ये कुछ खाए ना, जब खाएगा नहीं तो मैदे में कुछ आएगा नहीं, तो डेफ़िनेटली स्टमक अपने आप को, उसकी वॉल्स इरिटेट नहीं होगी ना, तो इस वजह से, और वेट लॉस होगा डेफ़िनेटली, जब कुछ भूख नहीं लगेगी तो वेट भी लॉस हो जाएगा। तो इसमें एक एहतियाती तदाबीर यही है कि स्पाइसी और मिर्च मसालों वाली, क्योंकि जो मिर्च मसाले उसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्टमक की वॉल्स को और इरिटेट करेगी, ठीक है? तो इनको अवॉइड किया जाए। और इसके अलावा
जो स्मोकिंग है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कोका कोलाज़ हो गई और कॉफ़ी वगैरह का इंटेक, चाय का, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए ताकि अल्सर की जो सिम्पटम्स हैं वो कम हों और ये एहतियात वगैरह हो सकती है। लेकिन ख़ैर एहतियात से बेहतर यही है कि इसको होने से ही रोका जाए, ये हो ही ना तो पहले से ही इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। अच्छा जी। रीडिंग की तरफ आते हैं। डायरिया डेफ़िनिशन देखें। डायरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सफ़र यानी कि जो शिकार है, यानी कि शिकार से मुराद ये कि जिसको डायरिया है, जो मरीज़ है, हैज़ फ्रीक्वेंट मुसलसल वाटरी लूज़ बाउल यानी कि फ़ीसिस मूवमेंट होती है। इस कंडीशन में अकम्पेंट साथ होती है, पेट में दर्द होता है, नौसिया बेचैनी होती है, वॉमिटिंग होती है। और इसकी काज़ इसकी है, यहाँ पे कॉज़ की हेडिंग दोगे, व्हेन वाटर इज़ नॉट अब्ज़ॉर्ब, जब पानी जज़ब नहीं होता ब्लड में फ्रॉम कोलन, कोलन से। मेन काज़ इसकी क्या है डायरिया की? लैक ऑफ कमी एडिक्वेट काफ़ी सेफ वाटर की। डायरिया जो है होता है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाए। इसके अलावा सफिशिएंट काफ़ी फूड और वाटर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो पेशेंट ऑफ डायरिया जो है वो रिकवर, अगर अवेलेबल होगा तो पेशेंट ऑफ डायरिया रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कुछ ही दिनों में। ठीक है? इफ सफिशिएंट फूड से आप हेडिंग दे सकते हो इसकी ट्रीटमेंट की। यहाँ तक इसके काज़ेज़ हैं। और इसके अलावा जो मेलनोरिश इंडिविजुअल्स हैं यानी कि ग़िज़ा से मुतल्लिक़ जिनको मसाइल है डायरिया, उनके अंदर डायरिया जो है सीवियर डिहाइड्रेशन, शदीद कमी, पानी की कमी जो है वो हो सकती है। सीवियर डिहाइड्रेशन लीड टू ले जाएगी सीवियर शदीद डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, एंड कैन डेफिनेटली बॉडी से पानी जो है वो ज़्यादा बॉडी में ब्लड में पानी जज़ब नहीं हो रहा तो बॉडी से बाहर जा रहा है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। और अगर पानी की कमी ज़्यादा हो जाएगी तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट की अच्छा, ट्रीटमेंट में आप ये भी ऐड करोगे और ट्रीटमेंट में आप ये भी ऐड करोगे, यानी कि आप इस लाइन को ना आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इन्वॉल्व्स कंज्यूमिंग, लेना एजुकेट काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर लिया जाए ताकि जो पानी ज़ाया है उसकी कमी पूरी हो जाए। प्रेफर किया जाता है मिक्स किया जाए पानी को इसेंशियल सार, ज़रूरी सार्स के साथ, और सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लिए जाएँ। इसके अलावा मेडिसिन की बात करें तो एंटीबायोटिक्स ली जा सकती है अगर डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। यहाँ पे प्रिवेंशन की हेडिंग दोगे, यानी कि इसमें रोकथाम यही है कि साफ़ पानी, प्रिवेंशन ऑफ डायरिया इंक्लूड टेकिंग, लिया जाए जो तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर है उसमें साफ़ पानी का लेना है और ज़रूरी सार्स, ईटिंग रेगुलरली, बाकायदगी से खाना खाया खाया जाए और इसके अलावा सफाई-सुथराई का ख़्याल भी रखा जाए। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। डेफिनेशन देखिए इसकी, एक ऐसी कंडीशन होती है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सामना करना पड़ता है हार्ट फेस से जो कि डिफिकल्ट होता है एलिमिनेट करना। काजेज़ की हेडिंग दे। काजेज़ में कॉन्स्टिपेशन की काज में है कि एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कॉलन, इंसफिशिएंट नाकाफ़ी इनटेक लेना, डाइटरी फाइबर्स का डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, मेडिसिन का इस्तेमाल, ये सारे इसके काजेज़ हैं। ठीक है? और ये नेक्स्ट है जी, इसमें लास्ट है ट्यूमर। ट्रीटमेंट की हेडिंग देंगे। कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में है कि डाइटरी स्टाइल को चेंज किया जाए, डाइट वगैरह उसको चेंज किया जाए, यानी डाइटरी फाइबर्स को इंक्लूड किया जाए, एक्सरसाइज की हैबिट बनाई जाए। मेडिसिन की हेडिंग दोगे इसमें लेग्जेटिव्स कहते हैं कब्ज़ कुशा, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे पैराफिन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये इनकी नेचर ऑयली होती है जिसकी वजह से नालियों को अंदर से ये मुलायम कर देंगी। कॉन्स्टिपेशन इज़ यूजुअली ईज़ियर टू प्रिवेंट दैन टू ट्रीट, इसके इलाज से बेहतर इसको रोकना ज़्यादा आसान है, यानी कि इसको होने से ही रोका जाए। तो वन शुड टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़, पानी जो है उसकी मुनासिब मिक़दार ली जाए, डाइटरी फाइबर्स को इंक्लूड किया जाए। अल्सर अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। पेप्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है जो एसिड है वो शामिल होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है? अब गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, पेप्सिन से यहाँ पे वर्ड है पेप्टिक का, क्योंकि पेप्सिन ही एक्चुअल में स्टमक की वॉल्स को ब्रेक करता है, ठीक है? एसिड तो म्यूकस को वहाँ से ख़त्म कर देगा ना, तो इसी वजह से इसको अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। जब सोर ज़ख्म होता है इनर वॉल, अंदर वाली जो वॉल्स होती हैं गट, यानी कि गट में हमारी इसोफेगस, ड्यूडेनम और स्टमक, अल्सर में जो एसिड, इसका रिजल्ट यहाँ पे आप रिजल्ट की हेडिंग दोगे, जो तेजाबियत वाला गैस्ट्रिक जूस है वो ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता तोड़ देगा इनर वॉल की टिश्यूज़ को। स्टमक के अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इसकी कॉज़ क्या है? एक्सेस एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड का इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा एसिड या इसके अलावा इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन हो गई, और इसके अलावा स्मोकिंग हो गया, कॉफ़ी का लेना, कोका कोलाज़ और स्पाइसी फूड्स का खाना।
साइन्स और सिम्पटम्स यानी अलामतें इसमें एब्डोमिनल बर्निंग, पेट में जलन होगी खाना खाने के बाद या मिडनाइट। अच्छा मिडनाइट क्यों होगा? क्योंकि आपने पढ़ा था कि रात के टाइम जब हमारा स्टमक खाली होता है ना, तो उस वक़्त भी हमारे स्टमक में थोड़ा-सा जूस होता है। अब उस जूस में डेफ़िनेटली एचसीएल भी होगा, तो वो बर्निंग वो अगर स्टमक की वॉल्स के साथ लगता रहेगा तो जलन का एहसास होगा। सीवियर अल्सर, शदीद अल्सर जो है वो कॉज़ कर सकता है, पेट में दर्द होगा, रश ऑफ सलाइवा, थूक का आना आफ्टर एन एपिसोड, वक़्फ़ा ऑफ रिगर्जिटेशन मैंने बताया था कि वो सारा कुछ जो है स्टमक में जो जाना था वो दोबारा मुँह में वापस आ जाए। अच्छा वॉमिट वॉमिट रिगर्जिटेशन यानी कि बैक मुँह में आना, ठीक है? वॉमिटिंग और रिगर्जिटेशन में फ़र्क होता है, बताती हूँ अभी आपको। नोसिया यानी कि बेचैन होना, दिल का ख़राब होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, वेट लॉस हो जाना, अल्सर को ट्रीट किया जाता है मेडिसिन के साथ जो कि अच्छा ऐसी मेडिसिन जो कि असर को ख़त्म कर दे, एसिड के इफ़ेक्ट के असर को ख़त्म कर दे। स्पाइसी और एसिडिक फूड प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें, एहतियाती तदाबीर की बात करें तो इसमें स्पाइसी और एसिडिक फूड्स और स्मोकिंग जो है इन सबको अवॉइड किया जाए। रिगुर्जिटेशन और वॉमिटिंग में यही डिफरेंस होता है कि वॉमिटिंग में एक फ़ोर्स लगती है, जबकि रिगुर्जिटेशन में ऐसा नहीं होता और रिगुर्जिटेशन में वाटर ज़्यादा होता है और साथ में बर्निंग सेंसेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ख़ैर उसमें फूड भी हो सकती है, लेकिन जो तेज़ाबियत वाला पानी होता है वो ज़्यादा होता है जो कि इसोफ़ेगस से होता हुआ माउथ तक आता है।